अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट लेसन में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का मेथड पढ़ा था। इसके अलावा हमने उसके यूनिट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं हमने वो मेथड पढ़ा था। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट कि हमें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kc। ठीक है, और ये कैलकुलेट कैसे होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, और अगर इनके साथ कोई कोफिशिएंट होंगे तो वो कोफिशिएंट उनकी पावर बन जाती है। ठीक है, सो बाय दिस जनरल मेथड वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अच्छा जी, अब केसी का हमें फ़ायदा क्या है कि हम नॉर्मल लाइफ में या इंडस्ट्रियल लेवल पे तो हमें इसके दो एडवांटेजेस हैं। केसी इज़ यूज टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। Number second, it is used to describe the extent of the reaction. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। डायरेक्शन मींस कि अभी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है या रिवर्स में मूव कर रहा है, तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द केसी वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम। ठीक है, किसी भी वक्त में बेशक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो या ना हो, तो हम केसी वैल्यू को यूज़ करते हुए रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर सेकंड, इट इज़ यूज टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब है कि किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हम इस केसी की वैल्यू से हमें ये भी पता चलता है कि कितने रिएक्टेंट हैं और कितने प्रोडक्ट हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्शन किस हद तक हो चुका हुआ है, हमने कितने रिएक्टेंट डाले थे और अब कितने रह गए हैं, प्रोडक्ट कितने रह गए। अमाउंट से हम उसके अमाउंट हमें पता चल सकती है उससे। इज़ इट क्लियर। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग मेथड, ये दोनों हम जो इसके एडवांटेजेस हैं हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वन बाय वन करेंगे। आज जो हम लोग इसका एडवांटेज पढ़ रहे हैं दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दैट इज़ हाउ वी कैन प्रिडिक्ट या हाउ वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, अच्छा, ये तो हमें पता है कि केसी हम लोग डिटरमिन करते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ठीक है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो उस स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, और उस स्टेट पे ही हम लोग केसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ द हाइड्रोजन एंड आयोडीन, एंड दिस इज़ अ रिवर्सेबल रिएक्शन टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये सब की सब गैसेज हैं। अब क्या है कि भी एट द 700 केल्विन, केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, 700 केल्विन पे जो ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएगा तो उस वक्त जो केसी की वैल्यू होगी दैट विल बी द 57, एंड दैट इज़ अ कांस्टेंट। यानी कि हर दफ़ा ये रिएक्शन 700 केल्विन पे हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो केसी की क्या आएगी, 57। बेशक आप रिएक्टेंट जितना मर्ज़ी इसके अंदर डालें, प्रोडक्ट जितना मर्ज़ी हो, लेकिन जब फाइनल 700 केल्विन पे आप जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएगा और आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब रेशो फाइंड आउट करेंगे तो केसी वैल्यू हमेशा क्या आएगी इसकी, 57। ठीक है, शर्त क्या है इसमें कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ये हमारी जो है वो केसी का यूनिट है। ठीक है, अच्छा जी, अब लेट्स सपोज कि भी ये तो हमें पता है कि भी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आया है, अगर लेट्स सपोज हमें कहा जाता है कि भी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कुछ वक्त के बाद हमसे पूछा जाता है कि भी रिएक्शन इस वक्त किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कि वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है, और हम लोग उस रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। क्योंकि वो पूरा रिएक्शन जो है वो एक रिएक्टिंग चैम्बर के अंदर हो रहा है, और वो रिएक्टिंग चैम्बर में हमें वो गैसेस जो हैं वो नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कि भी ये आपका रिएक्टिंग चैम्बर है,
और आपने इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो भी ऐड की हुई है और आपने इसके अंदर आयोडीन भी ऐड कर दी है, दोनों का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपके पास क्या बन के आ रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। इज़ इट क्लियर? ये पूरा इसके अंदर हो रहा है प्रोसेस। अब लेट्स सपोज कि भी अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और हमसे पूछा जाता है कि भाई इसकी क्या रिएक्शन हो, क्या डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये इस रिएक्टिंग चैम्बर में से किसी भी वक्त जिस वक्त आपने उस रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज कि भाई आपने 10 सेकेंड के बाद या 10 सेकेंड्स के बाद आपने उस रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे कि भाई इस रिएक्टिंग चैम्बर में से एक सैंपल निकालेंगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालेंगे। डेफिनेटली अब वो अमाउंट वो है वो मिक्सचर होगा। क्यों मिक्सचर होगा? उसके अंदर हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी है और आयोडीन भी है, ठीक है। रिएक्टिंग चैम्बर के अंदर तो हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब वो आपस में रिएक्शन होके हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सारे का सारा रिएक्टिव प्रोडक्ट ना बना दे, ठीक है। लेकिन चूंकि अब हम स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे ही हैं और अभी सारे का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है जो हम सैंपल निकालेंगे उसके अंदर हाइड्रोजन भी होगी, उसके अंदर आयोडीन भी होगी और उसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड भी प्रेजेंट होगी। समझ आ गई है? तो हम क्या करेंगे कि इस मिक्सचर में से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हाइड्रोजन कितनी है, आयोडीन कितनी है और हाइड्रोजन आयोडाइड कितनी बन चुकी है। वॉल्यूम मेथड गैस और इसके कंसंट्रेशन या अमाउंट फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि ये गैसेस है तो गैसेस में नॉर्मली हम लोग वॉल्यूम के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई आपने हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम डाला था और आपने ये जो सैंपल निकाला है इसके अंदर हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। या आयोडीन आपने कितना वॉल्यूम डाला था और उसमें ये जो आपने सैंपल निकाला है इसके अंदर आयोडीन का वॉल्यूम कितना है। मीन्स कि हम लोग इस सैंपल में इन गैसेस का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और वॉल्यूम से फिर हम लोग कंसनट्रेशंस जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट्स सपोज कि भाई आपने ये जो 10 सेकेंड के बाद आपने ये रिएक्शन मिक्सचर निकाला है, इसमें जो हाइड्रोजन की जो अमाउंट निकलती है जो कैलकुलेट हुई है दैट इज़ द 0.1 मोल पर DM³, ठीक है। एंड लेट्स सपोज जो आयोडीन की निकल रही है दैट इज़ 0.2 मोल पर DM³ और जो हाइड्रोजन आयोडाइड की है तो लेट्स सपोज दैट इज़ अ 0.4 मोल पर DM³ और सबके सब ये क्या हैं, दे आर द एक्टिव मैसेज जो कि अभी रिएक्शन कर रही है, ठीक है। तो अब चूंकि ये हमने किसी भी वक्त में लिया, ये अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आया था, ये हमने इक्विलिब्रियम पे आने से पहले ही सैंपल निकाला है उसमें से, तो इसलिए मैं इस कंसंट्रेशन के साथ टी लिख रही हूँ, स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब है किसी भी वक्त में हमने ये सैंपल निकाला था और उसमें हमने कंसंट्रेशन निकाली है और वो कोई भी वक्त हो सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं हो सकती। इज़ इट क्लियर? तो हमारे इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो केसी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। केसी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, डेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्टेंट, ठीक है, हमने यही पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कौन है, ये हमारी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट डेट इज़ HI एंड रिएक्टेंट आपके पास कौन है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करें, प्रोडक्ट उस इक्वेशन का केसी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड और इसके साथ कोफिशिएंट 2 है तो उसकी पावर बन जाएगी आयोडीन, एक्टिव मास एंड हाइड्रोजन एक्टिव मास, ठीक है। सो दिस इज़ द केसी एक्सप्रेशन। लेकिन अब चूँकि हमने ये जो कंसंट्रेशन ली है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं हुई और नॉर्मली हम जब ये केसी लिखते हैं ये तब लिखते हैं जब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका होता है, ठीक है। लेकिन अभी चूँकि ये जो हमने वैल्यू ली है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं आई तो मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखा तो डेफिनेटली ये भी केसी नहीं होगा। समझ आ रही है? क्योंकि केसी हमेशा तब होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका होगा। लेकिन अभी चूंकि ये जो हमने कंसंट्रेशन निकाली है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं आई तो मैं इसको केसी भी नहीं कहूँगी। तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट टर्म इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द रिएक्शन कोशेंट QC, ठीक है। QC इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम, ठीक है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि KC और QC में क्या फ़र्क है तो KC क्या है, KC इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट एंड QC इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेट।
इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो अब आप इस QC एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास वैल्यू क्या है, डेट इज़ 0.4। तो मैं यहाँ पे 0.4 प्लेस करूँगी और इसके ऊपर स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की क्या, आयोडीन की क्या वैल्यू है, डेट इज़ 0.2, वो मैं लिख दूँगी। और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, डेट इज़ 0.1, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे लिख दूँगी, दैट विल बी द QC। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब आपने यहाँ से ध्यान से समझना है, एक्चुअली इस रिएक्शन का एक्चुअली जो KC क्या है, डेट इज़ द 57। ठीक है, KC यानी कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएगा तो रेशियो की आंसर क्या आनी चाहिए, 57। ये है एट इक्विलिब्रियम। KC का मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और QC का मतलब है नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इस स्टेट पे कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, KC या QC? डेफिनेटली द KC। ठीक है, इसका मतलब है कि ये QC वैल्यू ने ये आपका मेन टारगेट है। ठीक है, ये रिएक्शन का मेन टारगेट है कि हर उस रिएक्शन ने यहाँ तक आना है। तो अभी इसकी QC वैल्यू क्या निकली हुई है, 8, यानी कि 8 ने अभी 57 तक आना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें अभी। तो डेफिनेटली कि भाई अगर QC रिएक्शन है, इसने इसके पास आना है, तो मतलब अभी रिएक्शन में मज़ीद प्रोसीड होना है। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होना है वो हम इन दोनों के कंपैरिजन से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये पता है कि भाई QC क्या है, डेट इज़ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, और KC भी क्या है, डेट इज़ द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे KC क्या आपके पास है, 57 है, और QC आपके पास क्या है, 8। ये स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, और आपको पता है कि हमेशा जब भी रेशियो में स्मॉल वैल्यू कब आती है, जब नोमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर लार्ज होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर आप लेट्स सपोज कि भाई 2 को डिवाइड करें 10 से, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, डेफिनेटली डेट विल बी द 0.2। लेकिन अगर आप 10 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर क्या आएगा, 5। कौन सा आंसर ज़्यादा है, डेफिनेटली 5 बड़ा है 0.2 से। तो अगर इसमें देखें आप कि इसमें नोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 10 है। नोमिनेटर इसका स्मॉल है और डिनोमिनेटर इसका लार्ज है। जब भी नोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो आंसर स्मॉल आएगा। इसमें देखें, इसमें नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर स्मॉल नहीं आया। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर लार्ज होगा तो आंसर हमेशा स्मॉल आएगा, और अगर डिनोमिनेटर स्मॉल होगा तो आंसर हमेशा लार्ज आएगा। अब यहाँ पे QC की हमारे पास स्मॉल वैल्यू आई है। ठीक है, स्मॉल वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या चीज़ मेरे पास कम है, क्या चीज़ मेरे पास ज़्यादा है, डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि ये वाला सीन बन रहा है कि इसमें डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, नोमिनेटर बहुत छोटा है, इसलिए जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो आंसर स्मॉल आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नोमिनेटर में क्या है, प्रोडक्ट है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, रिएक्टेंट है। क्या चीज़ ज़्यादा है, रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट जो है वो ग्रेटर है प्रोडक्ट से। ठीक है, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है यानी कि ये चीज़ ज़्यादा है और ये कम है, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है, लोअर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा ताकि ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। इज़ इट क्लियर? लेकिन अगर तो इसका मतलब है कि इससे हमें ये पता चल रहा है, चूँकि हमारे ये QC की वैल्यू KC की वैल्यू से स्मॉल है। तो स्मॉल क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है। डिनोमिनेटर में कौन है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट ज़्यादा होने का मतलब है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो आई कैन से डैट कि हेयर QC इज़ लेस देन KC। ठीक है, QC KC से लेस है, सो रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता चल गया है कि अब इस वक्त जब जिस स्टेट पे मैंने ये सैंपल निकाला है ये वाला, तो इसका मतलब है कि इस स्टेट पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। समझ आ गई इस चीज़ की? तो इसी तरह से अगर हम लोग सैंपल निकालें और उसमें
QC वैल्यू कैलकुलेट करें तो बजाय इसके QC वैल्यू बड़ी आ जाए मेरे पास, ठीक है। लेट्स सपोज कि भाई KC मेरे पास यहाँ पे 5 है, तो लेट्स सपोज मेरे पास जो QC है वो अगर मेरे पास आ जाए 70 आ जाए, ठीक है। तो अब इसका मतलब कौन ज़्यादा है, 100, ये 70 ज़्यादा है और 57 कम है, ये आपका मेन सेटल है, ठीक है। तमाम रिएक्शन है इसके पास आना है, तो इसका मतलब है कि QC 70 ने रिड्यूस होकर कितना होना है 57, अब इसने कम होना है। तो ये QC ज़्यादा क्यों है, हमेशा ज़्यादा वैल्यू तब आती है जब डिनोमिनेटर छोटा होता है और नोमिनेटर बड़ा होता है। तो अब इसका मतलब है डिनोमिनेटर छोटा होने का मतलब है कि रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब अब प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन विल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में। इज़ इट क्लियर, ठीक है। तो सो आई कैन से डैट कि इफ़ QC इज़ ग्रेटर दैन KC तो रिएक्शन विल बी इन अ रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि जिस वक्त हमने ये सैंपल निकाल के ये वाली QC की वैल्यू कैलकुलेट की है उस वक्त जो रिएक्टिंग चैम्बर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप QC किसी भी वक्त QC को निकालते हो और आपको नहीं पता कि भाई वो इक्विलिब्रियम स्टेट है या नहीं है, आपने बस वो सैंपल विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है और आपने वो QC कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के बाद जब QC वैल्यू निकाली है, अगर तो वो KC के इक्विवेलेंट ही आ जाती है, यानी कि QC भी KC के इक्विवेलेंट ही आ जाती है, या यानी कि वो भी 57 ही आ जाती है, तो इसका मतलब है कि जिस वक्त आपने वो रिएक्टिंग चैम्बर से रिएक्शन वो मिक्सचर निकाला है उस वक्त जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका था और वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। Is it clear? So by knowing the value of the QC and KC we can predict the direction of reaction in a reacting chamber, ठीक है। तो अब जो मेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जांपल के ज़रिए इसको डिस्क्राइब करना जो है वो होता है ताकि इसको समझने में आसान हो जाए। सो हेयर्स अ यू कैन डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द QC एंड KC। अभी मैंने बताया भी है कि KC क्या है, KC इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट एंड QC इज़ द ratio of the product and reactant but not at equilibrium state, it is at any time जब आप किसी भी वक्त जो है वो reacting chamber में से concentrations को find out करते हैं। Is it clear? Thank you.